तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? कॉन्ट्रैक्टिंग। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग बिल्डिंग एस्टीमेट पढ़ चुके हैं जो आपका यूनिट 1 था। ठीक है, बिल्डिंग एस्टीमेट। उसके बाद हम एनालिसिस ऑफ रेट पढ़े थे जो आपका यूनिट 2 था। ठीक है, फिर हम इरिगेशन कनाल का एस्टिमेशन पढ़े थे। इरिगेशन कनाल हो गया, उसके आसपास के एम्बैंकमेंट्स हो गए, वो सब पढ़ा था हमने। उसके बाद रोड का पढ़ा था हमने एस्टिमेशन। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 1 था, ये आपका यूनिट 2 था, ये आपका यूनिट 3 था, ये आपका यूनिट 4 था। ठीक है, इतने तक ये यूनिट्स आपके सेशनल 1 में आएंगे। ठीक है, आपका इरिगेशन और रोड का मेथड तो सेम ही है, इसलिए दोनों को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, सेशनल 1। ठीक है, जो आपका April 7 को है। ठीक है, और ये ऑफलाइन मोड में ही होगा। ठीक है, ऑफलाइन मोड में ही होगा। इन केस अगर कोविड के चक्कर में कॉलेज वगैरह बंद होते हैं तो ऑनलाइन में कन्वर्ट होगा, बट अभी तक 100% चांस है कि ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, तो बिल्डिंग एस्टिमेट, एनालिसिस ऑफ रेट, इरिगेशन कनाल एंड रोड का अर्थ वर्क। ठीक है, इन ये चार आपके सेशनल 1 में आएंगे जो April 7 को है। 100% चांस है ऑफलाइन होगा। इनकेस अगर कोविड के वजह से कोई रेस्ट्रिक्शंस आई तो ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब तैयारी शुरू कीजिए। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्टिंग। क्या पढ़ेंगे? कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है? कोई भी आपको काम करना हो, ठीक है, कोई बिल्डिंग बनानी हो आपको, ठीक है, तो समझ लो कि आपको, आप पीडब्ल्यूडी में कोई इंजीनियर हो। ठीक है, पीडब्ल्यूडी में हो, उसको ये बिल्डिंग बनवानी है, तो पीडब्ल्यूडी अपने आप नहीं बनाता ये बिल्डिंग। ठीक है, पीडब्ल्यूडी देता है किसी कॉन्ट्रैक्टर को। आप लोगों को पता ही होगा कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन एंड प्रॉपर टर्म्स हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टर को देता है। तो पीडब्ल्यूडी आपका हो गया स्पॉन्सर, जो पैसे दे रहा है। ठीक है, आपका स्पॉन्सर हो गया। तो पीडब्ल्यूडी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है, जिसमें प्रोजेक्ट कैसे होगा, कितने का होगा, कब तक होना चाहिए, उसमें क्या क्या रूल्स है, उसको कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये आप हम लोग आज पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। आपके जितने भी अब चैप्टर्स बाकी हैं वो 90% थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल काम हो चुका है आपका। ठीक है, तो आपको ये ध्यान से करना है ये चैप्टर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट 5 है कॉन्ट्रैक्टिंग। मैंने बता दिया है कि आपको ए के उपाध्याय या बी एन दत्ता दोनों में से कौन से चैप्टर आपको प्रेफर करने हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पढ़ने के लिए। ठीक है, मैं ए के उपाध्याय से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है। ठीक है, उसमें आपके सिलेबस के हिसाब से हर टॉपिक मिल जाएगा। बी एन दत्ता में आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, वरना दोनों में ही मटेरियल सेम ही है। ठीक है, मैं एक के उपाध्याय से पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स पर देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब अगर कल को कॉन्ट्रैक्टर आपका कोई रूल नहीं मानता है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, तो आप उसको कोर्ट तक ले आ सकते हो। ठीक है, आप उस पर कोर्ट तक ले आ सकते हो, उस पर कोर्ट केस कर सकते हो। ठीक है, और अगर वो कोर्ट केस हारता है तो उसको मनी देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आप एग्जाम देंगे उसमें पूछते हैं कि इज कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो इट इज यस। ठीक है, हर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। इट इज एन अंडरटेकिंग गिवन बाय अ पर्सन। अंडरटेकिंग आपको याद है, एडमिशन के समय आपने अंडरटेकिंग दी थी यहाँ पे, वही है ये। ठीक है, उसी टाइप का एक अंडरटेकिंग होता है जो कॉन्ट्रैक्टर देता है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर आपको देता है। ठीक है, और जो भी सर्विस वगैरह है उसको प्रोजेक्ट को बनाने का है। तो सौरभ रजक 7 अप्रैल को है। आपको तब तक करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि ऑफलाइन एग्जाम्स कराने हैं। ठीक है, इन केस आपके प्रॉब्लम वाले 50% से ज्यादा हुए तो हम लोग उसको ऑनलाइन कर देंगे, बट अभी 100% चांस है कि ऑफलाइन ही होगा। चलिए, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता है, वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं बन सकता। ठीक है ना, उसको गवर्नमेंट सर्विस छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद ही वो कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अंडरटेकिंग गिवन बाय अ पर्सन नॉट बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, सिंडिकेट और फर्म। ठीक है, अब सिंडिकेट ऑफ फर्म क्या होता है? आपका
बाय पर्सन, सिंडिकेट और फर्म। सिंडिकेट मतलब आपकी कंपनीज का, आपके बहुत सारे फर्म्स का कलेक्शन, और द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क और सप्लाई ऑफ मटेरियल और परफॉर्मेंस ऑफ एनी सर्विस इन दिस कनेक्शन। ठीक है, कोई भी एग्जीक्यूशन हो, कोई भी सप्लाई ऑफ मटेरियल हो, एग्जीक्यूशन मतलब कोई बिल्डिंग बनानी हो, सप्लाई ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं आपके, जैसे सीमेंट का कॉन्ट्रैक्टर हो गया, एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ब्रिक्स का कॉन्ट्रैक्टर हो गया। परफॉर्मेंस ऑफ एनी सर्विस मतलब आपने आपने बिल्डिंग के वाटर कनेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे दिया कि अगर इन केस इस बिल्डिंग में किसी भी रेसिडेंट को कोई प्रॉब्लम आई वाटर की, तो आप लोग ही अपने तरफ से प्लम्बर या कोई भी और प्रोफेशनल्स भेजेंगे उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो सर्विस हो गया, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क हो गया, मटेरियल हो गया, इसी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? द टर्म इज अप्लाइड नॉर्मली टू अ पर्सन अदर देन अ गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, सिंडिकेट के लिए वो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, मैं वापस आ गया हूँ। चलिए, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? दिस टर्म इज अप्लाइड नॉर्मली टू अ पर्सन, गवर्नमेंट सर्वेंट वो नहीं हो सकता। सिंडिकेट और फॉर्म गिविंग एन अंडरटेकिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क और सप्लाई ऑफ मटेरियल और परफॉर्मेंस ऑफ एनी कनेक्शन। ठीक है, कोई भी ऐसी टीम जो आपके कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती है, जो कॉन्ट्रैक्ट को मानती है, और वो कॉन्ट्रैक्ट किस किस चीज का हो सकता है? किस किस चीज का हो सकता है? एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क का हो सकता है, ठीक है, सप्लाई ऑफ मटेरियल का हो सकता है, या परफॉर्मेंस ऑफ एनी सर्विस का हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो कॉन्ट्रैक्ट समझ गए आप, कॉन्ट्रैक्टर समझ गए आप। ठीक है, हम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ेंगे, उसमें भी आप और समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट को क्या क्या होता है। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर के क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या कर सकता है? द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स आर जनरली एनलिस्टेड इन पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म को पता ही है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा काम सिविल का इसी में होता है, तो इसलिए हम जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह के डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, तो हमें पीडब्ल्यूडी बताता है अपने हिसाब से, उसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स आर जनरली enlisted with the PWD for buildings and roads, बिल्डिंग एंड रोड का काम करने वाले, और सैनिटरी इंस्टॉलेशन एंड वाटर सप्लाई। सैनिटरी मतलब आपके बाथरूम के इंस्टॉलेशन, टॉयलेट्स के इंस्टॉलेशन। ठीक है, वाटर सप्लाई मतलब आपके वाटर सप्लाई लाइन, आपके टॉयलेट से वेस्ट ले जाने वाला लाइन, आपके बाथरूम से वेस्ट ले जाने वाला लाइन। ठीक है, वो सब लाइन। और इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनर या फिर फर्नीचर्स। ठीक है, आपकी बिल्डिंग के अंदर फर्नीचर भी चाहिए आपको। ठीक है, तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्टर होता है। और इलेक्ट्रिकल, आपके बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर्स, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन, ये सब देने वाला, एयर कंडीशनिंग देने वाला। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। ठीक है, each of these categories of contractors should be competent enough to deal with the work entrusted to them and have an engineering organization to do work। ठीक है, competent enough कैसे पता लगेगा हमें? उसके हिस्ट्री से। ठीक है, उसके हिस्ट्री से समझ लो कि आपके पास 20 लाख का काम है, 20 लाख का काम है आपका इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्टर आएगा और बोलेगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे। क्या देखेंगे? उसकी हिस्ट्री, कि क्या वो 20 लाख या उससे ऊपर का काम इलेक्ट्रिकल का कर चुका है या नहीं। अगर यस, अगर यस, तो फिर हम उसको काम दे सकते हैं। ठीक है, डील विद द वर्क एंट्रस्टेड टू देम एंड हैव एन इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर इंजीनियरिंग का कोई काम करना है, तो उसके पास इंजीनियर्स होने भी चाहिए जो समझ पाए उसकी कॉम्प्लिकेशंस को, काम की कॉम्प्लिकेशन को समझ पाए। तो ऑब्वियस सी बात है, इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन भी उसके पास होना चाहिए। और 2 and 3 मतलब ये 2 and 3 फॉर सैनिटरी इंस्टॉलेशन, वाटर सप्लाई, फॉर इलेक्ट्रिकल एंड एयर कंडीशनिंग, कॉन्ट्रैक्टर्स शुड हैव वैलिड लाइसेंस टू परफॉर्म दी वर्क। ठीक है, आपके शहरों में सैनिटरी इंस्टॉलेशन, वाटर सप्लाई के पाइपलाइन, इलेक्ट्रिकल के काम, एयर कंडीशनिंग के काम, इनके प्रॉपर लाइसेंस दिए जाते हैं। ठीक है, और ये आपका पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी हो गया आपका वाटर पाइपलाइन के लिए। ठीक है, डीजेवी भी हो सकता है वाटर पाइपलाइन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वगैरह के लिए आपके एनडीएमसी के लाइसेंस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अथॉरिटीज हैं जो रिनाउंड है और नोन है, तो इनके लाइसेंस दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स को इनके लाइसेंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्टर अपने हिस्ट्री के हिसाब से बताता है कि मैंने भाई इतना काम कर चुका है और बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस थी मेरी, तो मुझे लाइसेंस दे दिया जाए। ठीक है, तो वो लाइसेंस भी उनके पास होना चाहिए। किस किस काम के लिए? 2 and 3 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 and 3 के लिए उनके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। Each contractor is expected to have required equipment and machinery for the job। ठीक है, इक्विपमेंट भी होना चाहिए उसके, मशीनरी भी होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ये तो। ठीक है,
द क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर आर फर्दर एडजस्ट फ्रॉम देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कॉन्ट्रैक्टर पर पैसा कितना है, ठीक है, देयर प्रोफेशनल एबिलिटी, मतलब उसकी क्या डिग्री है, उसने क्या क्या कर रखा है, पहले जो काम कर रखा है कितना सेटिस्फैक्टरी कर रखा है, द एबिलिटी टू कंट्रोल लेबर, मतलब देखो कॉन्ट्रैक्ट, देखो पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर को काम क्यों देता है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी को लेबर का सिरदर्द, मटेरियल का सिरदर्द नहीं लेना, ठीक है, तो इसलिए पीडब्ल्यूडी ये भी देखता है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्टर लेबर जुगाड़ कर सकता है, क्या वो लेबर प्रोक्योर कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट जगह से, और कॉम्पिटेंट स्किल्ड लेबर जो काम को अच्छे से कर पाए। इनकम टैक्स क्लियरेंस, देखो ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट के बीच में उसको इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस में और वो पूरा काम ही ठप हो जाए, ठीक है, तो इनकम टैक्स भी उसने दे रखा हो अगले पिछले पिछले सालों का, ताकि कोई बेकार के प्रॉब्लम्स बीच में ना आए, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर गुजरात अर्थक्वेक गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द बिल टू चेंज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, इफ द कॉन्ट्रैक्टर इज एन इंडिविजुअल देन ही मस्ट हैव अ सिविल इंजीनियरिंग डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे वो बीटेक हो, ठीक है, उसके पास एक सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए, ठीक है, तभी वो सिविल इंजीनियरिंग का कॉन्ट्रैक्टर बन पाएगा, और स्पेसिफिकली किसका, बिल्डिंग का, ठीक है, बिल्डिंग देखिए, और सब क्या मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर होता है, मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर होता है सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है, इनके लिए आपका जो सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री मैंडेटरी बना दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, एंड इफ इट इज अ फर्म, मतलब अगर आप अकेले नहीं हो और आपका कोई फर्म है जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें सिविल इंजीनियर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे आपका सुपरटेक हो गया, सुपरटेक एक बिल्डर है, ठीक है, अगर सुपरटेक अगर एक बिल्डर है तो सुपरटेक के ऑफिस में सिविल इंजीनियरिंग का होना इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, ठीक है, सुपरटेक तो आपका बिल्डर हो गया, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्टर हुआ, कॉन्ट्रैक्टर जैसे एल हो गया आपका, ठीक है, एल एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, तो एल में एक तो एल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए उनके पास, जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, और उनके अंदर फॉर्म में सिविल इंजीनियर्स होने चाहिए, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भुज का आपको पता ही है, गुजरात में जो भुज में अर्थक्वेक आया था उसके बाद ये चीज मैंडेटरी बना दी गई है। अब इसके बाद एक और चीज आती है कंपीटेंट अथॉरिटी, इसका मतलब क्या होता है, ये वो अथॉरिटी होती है, मतलब जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी में वो कौन होगा जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट पीडब्ल्यूडी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन कौन कर सकता है, मतलब उसको अप्रूव कौन कर सकता है, ठीक है, उस अथॉरिटी को बोलते हैं कंपीटेंट अथॉरिटी, समझ गए। पीडब्ल्यूडी में सबसे पीडब्ल्यूडी में फोर पोस्ट जो अप्रूव करने के लायक होता है उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट, ठीक है, तो सबसे लोवेस्ट पोस्ट जो एक्चुअली कोई प्रोजेक्ट अप्रूव कर सकता है वो होता है आपका एई का, ठीक है, एई का, एई मतलब असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, जनरली आप असिस्टेंट इंजीनियर ही देखेंगे हर फर्म में जो आपके प्रोजेक्ट अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, फिर आपका सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होता है, वो सब तो कर ही सकते हैं, पर असिस्टेंट इंजीनियर वो लोवेस्ट पोस्ट है जहां आपको पहुंचना पड़ता है ताकि आप प्रोजेक्ट को अप्रूव कर पाए, जैसे अगर आप डिप्लोमा के हिसाब से अगर पीडब्ल्यूडी में जाते हैं तो वो आप एज अ जूनियर इंजीनियर जाएंगे, ठीक है, जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर बनने में अराउंड 5 to 7 years लगते हैं, तो 5 से 7 साल बाद आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स की अप्रूव करने की पावर आ जाएगी, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सब डिविजनल ऑफिसर, ये सब डिविजनल ऑफिसर आपका एई होता है, ठीक है, एई से ऊपर जितने भी अफसर्स हैं उनको सब डिविजनल अफसर ही बोलते हैं। जेई आपका जेई आपका जनरली एग्जीक्यूशन देखता है, ठीक है, सिर्फ एग्जीक्यूशन देखता है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स वगैरह तो अप्रूव कर सकता है, ठीक है, बिल्स वगैरह वो अप्रूव करता है, बिल्स वगैरह अप्रूव करने की पावर उसके पास होती है, ठीक है, बट जेई कोई प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं कर सकता, ठीक है, जेई कोई प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो आपका क्या हायरार्की होती है, आप आप पहले जेई होते हो, ठीक है, अगर आप डिप्लोमा के हिसाब से जाओ उसके बाद आप एई होते हो, ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हो, फिर आप सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होते हो, ठीक है, फिर आप चीफ इंजीनियर होते हो, ठीक है,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से आपका शुरू होता है, एई से आपका प्रोजेक्ट अप्रूव करने की पावर शुरू होती है। ठीक है, तो आपका जेई से एई अराउंड 5 to 7 ईयर्स लगता है, डिपेंड करता है कौन से डिपार्टमेंट में हो। ठीक है, उसके बाद आपका एई से आपका प्रोजेक्ट अप्रूव करने की शक्ति या पावर शुरू होती है। ठीक है, जेई आप बनते हो अगर आप डिप्लोमा के लेवल पे जाओ, अगर आप डिप्लोमा के हिसाब से जाओ। ठीक है, और बहुत जगह पे होता है कि अगर आप जेई में घुसे हो डिप्लोमा करके, गवर्नमेंट सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं, और उसके साथ साथ अगर आप बीटेक कर लो तो आपका ये 5 to 7 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स भी हो सकता है। ठीक है, आपकी प्रमोशन टू एई जल्दी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर होता है, और एई आपका बीटेक के बाद आप एई बनने के काबिल होते हो। ठीक है, इनकेस अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हो और जॉब नहीं करते हो, डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हो जिसमें अराउंड आपके लगेंगे 3 ईयर्स। ठीक है, तो उसके बाद आप डायरेक्ट एई भी बन सकते हो एग्जाम देकर। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप डिप्लोमा के हिसाब से जेई बन जाओ। ठीक है, उसके साथ साथ बीटेक कर लो आप। ठीक है, तो आप 4 to 5 ईयर्स में एई बन सकते हो। ठीक है, वरना अगर आप 5 to 7 ईयर्स के बाद एई बनते हो, एई के ऊपर आपकी प्रमोशन नहीं होती है। ठीक है, जनरली कुछ फॉर्म्स में हो जाती होंगी, बट ज्यादातर जो बड़े बड़े फॉर्म है, सीबीडब्ल्यूडी हो गया, सीडब्ल्यूसी हो गया, इसमें आपका एई के ऊपर नहीं जाता है बंदा, इनकेस अगर वो बीटेक ना किया हो। ठीक है, कोई और डाउट? बीटेक के बेनिफिट्स बताए ना आपको, साल बच गए ना आपके। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया 5 to 7 ईयर्स, ये मैंने बताया सीबीडब्ल्यूडी का, इसका बताया सीबीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी जो भी आपका है। ठीक है, बट आपका रेलवेज वगैरह में जेई टू एई बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, रेलवे वगैरह में जेई टू एई बनने में तकरीबन 10 से 15 साल लग जाते हैं। ठीक है, ये मैं रेलवेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनकेस आपका मोटो हो रेलवेज में जाने का, तो आपको यही बोला जाएगा कि आप पहले बीटेक कर लो ताकि आपके 10-15 साल इतने वेस्ट ना हो। ठीक है, इनकेस अगर आप पीडब्ल्यूडी में जाते हैं या अपने स्टेट में जेई बनते हैं, तो आपको एई बनने में तकरीबन 5 to 7 या कभी कभी उनसे स्टेट में हो। ठीक है, और अगर उसके और जेई के साथ अगर बीटेक कर लो तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, फिर आपका एई बनने का चाहे वो 2-3 साल कम लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हो पार्ट, बिल्कुल कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं। ठीक है, मैंने अपने साथ भी देखे थे, डीडीए में रह रहकर बहुत लोगों ने एएमआई बीटेक कर लिया था जॉब के साथ साथ। ठीक है, ठीक है, वो देखो हर हर फर्म चाहेगा ही, क्योंकि उसमें क्या होता है आपका, आपको एक ही प्रमोशन मिलेगी एट तक, उसकी प्रमोशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इनकेस अगर आप सिर्फ डिप्लोमा करे रहते हैं, तो उसमें सपोर्टिव होते हैं, डिपार्टमेंट सपोर्टिव होते हैं, वो आपको करने देते हैं। ठीक है, आप जॉब के साथ साथ भी बीटेक कर सकते हैं। वो अब तो हेक्टिक हो जाता है कि आप पहले जॉब करोगे, फिर 3-4 घंटे बीटेक कभी पढ़ाई करोगे, बट वो देखो आपके लिए बेनिफिशियली होता है। ठीक है, तो थोड़ा आपके 4-5 साल हेक्टिक रहेंगे पढ़ाई के मामले में, बट वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं उसके। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे बाद में। ठीक है, आपका फ्यूचर को लेके अभी हम सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। ऑल एग्रीमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इन एक्सेस ऑफ पावर ऑफ द सब डिविजनल ऑफिसर, मतलब आपका जो एई होता है, ठीक है, या डबल ई होता है या एसई होता है, इनका ना कुछ पावर फिक्स होती है। मतलब एई आपका तकरीबन 20 से 25 लाख तक का प्रोजेक्ट को अप्रूव कर सकता है अपने कैपेसिटी पे। ठीक है, बिना किसी से पूछ कर। ठीक है, डबल ई का कुछ 1 करोड़ तक होता है, इसमें डिपेंड करता है, भी देखेंगे हम। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर का है, समझ लीजिए डबल ई के पास समझ लो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट आ गया। ठीक है, और ये इसकी इतनी पावर की उतनी पावर है नहीं इसकी। ठीक है, तो तब वो अपने उसके बाद उसके बाद वो क्या कर सकता है, वो वो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, ठीक है, अगर आप स्टेट में हो तो वो गवर्नर हो जाएगा। ठीक है, उसके बिहाफ पे साइन करके उसको ऊपर भेज सकता है, और उसके बाद अगर वहां से अप्रूवल आ गया तो वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके पावर में जितने आपके पावर के ऊपर का, आपके पावर का जो लिमिट है, जैसे आपका पावर का लिमिट है 50 लाख के प्रोजेक्ट का, अगर उससे ऊपर का प्रोजेक्ट आया तो आप छोटा अप्रूवल दे सकते हो। He can likewise be signed by the divisional officer on behalf of the president after the acceptance of tenders by the competent authority, मतलब आप उसको अपने कैपेसिटी में अप्रूव करके ऊपर भेज सकते हो, उसके बाद अगर वो अप्रूव कर दे तो आपका अप्रूवल मान्य होगा। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके कुछ पावर्स हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद नहीं रखना,
आपको बस मैं बता रहा हूँ कि जैसे देखिए एई, आपका जो एई होता है इसमें दो टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, फॉर लोवेस्ट टेंडर विद और विदाउट नेगोशिएशन एक्सेप्टेंस ऑफ अ सिंगल टेंडर। मतलब देखिए जैसे आपने कोई टेंडर, मतलब क्या होता है टेंडर मतलब, टेंडर मतलब होता है कि पीडब्ल्यूडी ने बोला कि भाई ये काम हमें करना है, ठीक है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर आपको टेंडर देता है। टेंडर मतलब उसमें ये कॉन्ट्रैक्टर्स के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, कितने पैसों में करेगा वो, कितने पैसों में करेगा, कितना टाइम लगाएगा, ठीक है, तो वो सब का टेंडर में कॉन्ट्रैक्टर आंसर देता है, ठीक है। तो वो टेंडर अप्रूव करने की कैपेसिटी कितनी है हर एक पोस्ट को यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। तो दो टाइप ऑफ टेंडर होता है, अगर बहुत सारे टेंडर आ गए, अगर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने आपको अपने टेंडर दे दिए, ठीक है, तो लोवेस्ट टेंडर विद और विदाउट नेगोशिएशन, मतलब लोवेस्ट टेंडर निकालने की कैपेसिटी, मतलब जो टेंडर आपका उसमें से लोवेस्ट है, ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे ज्यादा सस्ता काम करेगा आपके लिए, आप उसी को अप्रूव करोगे, ठीक है। बहुत सारे, अगर आपके बहुत सारे टेंडर्स हैं तो उसमें से लोवेस्ट टेंडर निकालने के लिए उसमें आपकी कितनी पावर है वो बताई गई है। देखिए एई की पावर आपकी 3 लाख तक की होती है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 45 लाख, सुपर इंडियन इंजीनियर की 250 लाख, चीफ इंजीनियर की 1000 लाख, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर उससे ज्यादा है तो एडीजी, एडीजी का मतलब क्या होता है, असिस्टेंट असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, ठीक है, ठीक है, आपको बाद में पता लगेगा जब आप हायरार्की वगैरह देखेंगे इनके, ठीक है। तो ये आपका एडीजी आपका चीफ इंजीनियर से भी ऊपर होता है, ठीक है। तो ये सभी कुछ पावर्स हैं पैसों के मामले में, मतलब कितने कितने लाख का या कितने थाउजेंड का या कितने करोड़ का प्रोजेक्ट वो पर्टिकुलर पोस्ट का बंदा अप्रूव कर सकता है। वही चीजें याद नहीं रखनी है आपको, बस एक जनरल आइडिया है कि कैसे हायरार्की होती है पीडब्ल्यूडी में और कैसे कैसे कितने कितनों का प्रोजेक्ट वो अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है क्या क्या एसेंशियल है उसमें, क्या क्या होना चाहिए उसमें, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। मिनिमम टू पार्टीज, मतलब दो पार्टी तो होंगे ना, एक होगा जैसे आपका पीडब्ल्यूडी हो गया और एक होगा कॉन्ट्रैक्टर, है ना। ये तो होगा नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट अपने साथ ही बना लोगे, ठीक है, तो मिनिमम दो पार्टी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब कोई ऑफर करेगा और किसी को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, ठीक है, और बोथ लॉफुल होना चाहिए, मतलब ऑफर भी आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी करवा रहे हो उससे, ठीक है, वो लॉ के विद इन होना चाहिए, ठीक है, और एक्सेप्टेंस दोनों आपका लॉफुल होना चाहिए, दोनों ही लॉ बाइंडिंग है। जो भी आपके संविधान है इंडिया के, उसमें जो भी लॉज है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑफर एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है। कंपीटेंट पार्टी, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर कोई केस ना चल रहा हो, ठीक है, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर कोई केस ना चल रहा हो, ठीक है। वो साउंड माइंड का इसमें क्या लिखा है कि दे आर द एज ऑफ मेजोरिटी ऑफ साउंड माइंड, ठीक है, साउंड माइंड का मतलब यही होता है कि कोई केस ना चल रहा हो उस पर, ठीक है, वो कोई उसने क्राइम ना किया हो, कॉन्ट्रैक्टर ने कोई डिफॉल्टर ना हो, किसी का पैसा लेके भाग गया हो वो, ठीक है, तो ये सब भी हमें चेक करना रहता है। Free consent. To form a valid contract, all parties should give the consent of should give their free consent. Means that the parties must agree upon the same thing in the same sense. मतलब जैसे अगर पीडब्ल्यूडी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपको 5 मंजिले बिल्डिंग बनाने की, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर आपका बस 4 मंजिलों का बिल्डिंग बना के बोल रहे नहीं भाई हमने तो इतना ही काम करने को बोला था, ठीक है। तो मतलब जो इंटरप्रिटेशन पीडब्ल्यूडी का है, जो पीडब्ल्यूडी चाह रहा है करना, वही कॉन्ट्रैक्टर भी चाह रहा हो, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक फ्री कंसेंट होना चाहिए, ठीक है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे पीडब्ल्यूडी बोल रहे हैं कि 5 मंजिलों की बिल्डिंग बनानी है, तो कल कॉन्ट्रैक्टर किसी पॉलिटिकल फिगर या एमएलए की इन्फ्लुएंस में आकर पीडब्ल्यूडी का काम ना करे, कुछ उल्टा पुल्टा काम कर दे वहां पर, तो ये सब भी वहां पर नहीं होना चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर आपका मानता है कि अगर कल को कुछ काम वो गलत कर दे, ठीक है, या फिर अनलॉफुल काम कर दे, तो उसको पीडब्ल्यूडी कोर्ट तक खींच के ले जा सकती है, ठीक है। तो इसके लिए भी कॉन्ट्रैक्टर मानता है कि अगर मैं कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करूं तो मेरे को आप कोर्ट तक खींच के ला सकते हो, आप मेरे पे केस कर सकते हो। Lawful object, the object of an agreement is said to be lawful if it is not fraudulent or illegal or immoral or opposed to public policy, and also it should not imply injury to the person or property of another. मतलब ऐसा समझ लो कि आपने कोई प्लॉट खरीद लिया, ठीक है, आपने कोई प्लॉट खरीद लिया, ये प्लॉट है समझ लो अमन का, ठीक है, अमन का प्लॉट है, तो ऐसा नहीं है कि पीडब्ल्यूडी आकर यहाँ पे आपको सीधा बिल्डिंग बनवा देगी, ठीक है,
पहले पीडब्ल्यूडी आपसे खरीदेगी, उसके बाद ही इस पे कुछ बना सकती है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी या कॉन्ट्रैक्टर कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आपका आपके प्लॉट को या फिर आपकी प्रॉपर्टी को कोई इफेक्ट पड़े, ठीक है। तो ये है कि इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी यही होती है कि अगर कोई पब्लिक का कोई ग्राउंड है या फिर किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उस पर पीडब्ल्यूडी सीधा जाए कुछ भी नहीं बना सकता। पहले उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद वो बनाएगा। समझ लो कोई रोड बनवानी बनानी है, पीडब्ल्यूडी को यहाँ से कोई रोड बनानी है और उस पर आपकी प्रॉपर्टी पड़ रही है, तो पहले वो अमन से वो प्रॉपर्टी खरीदेगा, उसके बाद उस पर रोड बनाएगा, ठीक है। अगर कोई गांव है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है उस गांव के बीच से रोड बना दी, पहले उस गांव के सबको अपने साथ जस्टिफाई कराना पड़ेगा कि क्यों हम बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कैसे कंपनसेट करेंगे आपको। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे पब्लिक को हानि पहुंचे, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। एन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड अंडर एनी लॉ इज नॉट एनफोर्सेबल एंड इज थस नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है कि जैसे समझ लीजिए कि आपका कोई रूल है, ठीक है, आप गवर्नमेंट का कोई रूल है जिसके वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप वॉइड हो जाएगा आगे जाकर, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट बोले कि आपका एई जो है, आपका एई जो है वो सिर्फ 3 लाख तक का प्रोजेक्ट कर सकता है, ठीक है, पर ए क्या करेगा, वो 50 लाख का प्रोजेक्ट अप्रूव कर देगा, ठीक है, और वो काम चल रहा है। बट हमें पता है कि आगे जाकर ये प्रोजेक्ट अपने आप ही ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस पे सिर्फ ई के साइन है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो लॉ के अगेंस्ट हो, तो लॉ के अगेंस्ट हो और अपने आप वो प्रोजेक्ट आगे जाके बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी ना हो। या फिर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, कोई डिस्प्यूटेड लैंड है, ठीक है, तो अगर उस पर भी बना दिया आपने, ऑब्वियस सी बात है वो प्रोजेक्ट अपने आप स्टॉल हो जाएगा, अपने आप वो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। तो ऐसा भी कुछ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है जिसमें ऐसा कोई हानि पहुंच सके प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। या फिर क्वेश्चन में आ सकता है, थर्टी क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आप बोल सकते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें आपको ये 7 पॉइंट्स को लिखकर एक्सप्लेन करना है। चलिए, अब हमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बहुत टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसमें मेजर मेजर क्या है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, लमसम कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता होता है क्या क्या आइटम्स आपके प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं, ठीक है। उन आइटम्स का आप रेट ऑलरेडी कोट करके रखते हो, ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी को उनका रेट पता होता है। उसके हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्टर से उसके हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्टर से एक टेंडर या उनका कोटेशन मांगते हो। मतलब समझ लो अगर आइटम्स में किसी आइटम का रेट है 50 रुपीज, तो पीडब्ल्यूडी ने देखा, तो पीडब्ल्यूडी 50 to 55 रुपीज का कोटेशन अगर कॉन्ट्रैक्टर से आएगा तो वो मान लेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट ही आपका मेन होता है, ठीक है, ज्यादातर काम इसी पे होता है। इसी के ये 4 पार्ट्स हैं, यही आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। इसके 4 पार्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट, लेबर रेट बेसिस, थ्रू रेट बेसिस, ये आपको समझना है, ठीक है। तो वो हम समझेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद लमसम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो सब तो ईजी है, ठीक है। Item rate contract. In this type of contract, the contractors have to quote rate of each item of work without reference to any schedule of rate. ठीक है, ठीक है, विद रेफरेंस टू, ठीक है, ये विद रेफरेंस टू होगा, ठीक है, सॉरी विदाउट, हाँ विदाउट ही होगा, ये विदाउट ही होगा क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ आइटम्स होते हैं काम के, जैसे आपको बाथरूम बनाना है, ठीक है, या फिर आपको टॉयलेट बनाना है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट सीधा वो कॉन्ट्रैक्टर से उससे बोलेगा कि आप अपना कोट कीजिए। जैसे आप लोग भी अगर घर पे कोई रूम बनवाना चाह रहे हो या फिर कोई टॉयलेट बनवा रहे हो तो आप भी कॉन्ट्रैक्टर को बुला के सीधा पूछते हो कि बताओ भाई कितने में ये पूरा बन जाएगा, या कितने में मेरा टेबल बन जाएगा, कितने में मेरा बेड बन जाएगा। तो वो सब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर आपको कोट रेट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क, ठीक है। जैसे आपका बाथरूम है तो उसमें आपको बॉल का आइटम होगा, ठीक है, आपकी टाइलिंग के आइटम्स होंगे, आपके टैप्स के आइटम्स होंगे, ठीक है, शावर का आइटम्स होगा, ठीक है। तो इन सब अलग अलग काम का रेट कॉन्ट्रैक्टर आपको कोट करेगा कि भाई इतना इतना पैसा इनमें लगेगा, ठीक है। दिस मेथड adopted when reasonably competent schedule of rate is not available। मतलब आपको मैंने बताया था जैसे आपका डेली शेड्यूल ऑफ रेट्स होता है, ठीक है, तो शेड्यूल ऑफ रेट्स में आपका लेबर का रेट होता है, ठीक है, आपका काम का भी वर्क का रेट होता है कि आपका फाउंडेशन में कितने पैसे लगेंगे, आपके वॉल्स में कितने पैसे लगेंगे, इन सब का रेट उसमें ऑलरेडी गिवन होता है। तो अगर ये नहीं अवेलेबल है तो हम कॉन्ट्रैक्टर से सीधा आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट से पूछ लेते हैं, ठीक है, ठीक है।
is not available for the place where the work is to be carried out or when number of non-scheduled items in the work is more. नॉन शेड्यूल आइटम मतलब ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही क्लियर है, जो डीएसआर में नहीं होते हैं। ठीक है, आपको कोई स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास लगाना है, कोई स्पेशल टाइप ऑफ टाइलिंग करनी है जो आपको फॉरेन से मंगवाना पड़ेगा या बाहर से मंगवाना पड़ेगा या खुद बनाना पड़ेगा, तो ऑब्वियस बात है उसका आपका शेड्यूल ऑफ रेट पे रेट नहीं मिलेगा। तो अगर ये सब ज्यादा होता है तो हम आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब हर आइटम वाइज हम पैसा उसमें डिसाइड करेंगे कितना कितना पैसा हमें लग सकता है। ठीक है, इसमें आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कुछ में तो आपको शेड्यूल ऑफ रेट्स के रेट्स आपको गिवन होते हैं, कुछ में आपको रेट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या इसमें टाइप्स है वो पढ़ लेते हैं। परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द रेट्स ऑफ वेरियस आइटम्स आर फिक्स्ड बाय डिपार्टमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू डू द वर्क एट अ परसेंटेज अबव और बिलो द फिक्स्ड रेट। मतलब पीडब्ल्यूडी ने ऑलरेडी बोल दिया कि भाई बाथरूम बनने का जो बाथरूम बनने का रेट है वो 50 लाख है। ठीक है, 50 लाख में हमारा सारे बाथरूम्स बन जाने चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलेगा, ठीक है भाई 50 लाख में बना दूंगा मैं, प्लस मुझे 5% प्रॉफिट चाहिए उसमें। ठीक है, तो ये आपका हो गया परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट को ऑलरेडी पता है कि कितना पैसा लगेगा, उसको ऑलरेडी पता है कितने आइटम यूज होंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद वो अपने खुद का कैलकुलेशन करेगा कि हाँ भाई 50 लाख लगने वाले हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर को सीधा बोलेगा कि भाई देखो हमारा एस्टिमेट 50 लाख है, अब अपना प्रॉफिट मिलाकर हमें एक एस्टिमेट बना के दीजिए। हम 50 लाख का एस्टिमेट बना रहे हैं, ठीक है, आप उसको कितने में कर देंगे, 55 में कर देंगे, 56 में कर देंगे, 60 में कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, दिस मेथड इज अडॉप्टेड फॉर वर्क्स एट प्लेसेस वेयर अ रीजनेबल एंड कंप्लीट शेड्यूल ऑफ रेट इज अवेलेबल। मतलब शेड्यूल ऑफ रेट हमारे पास है, ठीक है, उससे हमने आराम से हमारी कॉस्टिंग निकल जा रही है। मतलब जो भी हमारे आइटम्स हैं उन सबका कॉस्ट जो है शेड्यूल ऑफ रेट्स में है। ठीक है, अगर शेड्यूल ऑफ रेट्स में सारी कॉस्टिंग है तो ऑब्वियसली बात है पूरी कॉस्ट हम निकाल सकते हैं प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो ये तब यूज होता है। उसके बाद है शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द वर्क इज अलॉटेड at fixed rates for different items and the payment depends upon the quantity and the kind of work done or supply made। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ज्यादातर पीडब्ल्यूडी करती है। क्या करती है कि आपका जो डीएसआर होता है उसके हिसाब से आपको बोलती है कि आपको इसी इसी के हिसाब से काम करना है। ठीक है, ये नहीं का प्रॉफिट प्रॉफिट का कुछ नहीं है। ठीक है, आपके डीएसआर में बहुत सारे काम में ऑलरेडी 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड होता है। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी बताएगी कि नहीं नहीं आपको कोई परसेंटेज अबव कोट नहीं करनी, हमने डीएसआर के हिसाब से जो एग्जैक्ट कॉस्ट निकाली है, जैसे 50 लाख निकालनी है, आपको उसी में काम करना है। ठीक है, आपको उसी में काम करना है क्योंकि हमने लेबर वेबर का ऑलरेडी रेट डीएसआर से जोड़ रखा है उसमें। ठीक है, और इसके बाद पेमेंट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी एंड द काइंड ऑफ वर्क और सप्लाई मेड। मतलब आपका कंक्रीटिंग हो गई, आप जाके चेक करोगे कि भाई कंक्रीट का जो बीम था, आपका बीम था उसकी डेप्थ आपकी 450 होनी चाहिए, उसका आपका विड्थ आपका 300 mm का होना चाहिए, तो ये सब आपका है कि नहीं। ठीक है, आपके जितना भी मतलब स्टेयरकेस बन गया, स्टेयरकेस किस क्वालिटी का बना है, आप सब कुछ चेक करेंगे, उसके बाद ही आप पेमेंट को अप्रूव करेंगे। तो ये आपका मेन काम होता है जेई का। ठीक है, जेई का मेन काम इसी कॉन्ट्रैक्ट में आता है कि जब वो काम हो जाता है तो जेई जाके वहां पे चेक करता है, कॉन्ट्रैक्टर में पूरी पकड़ रहती है उसकी, वो सब कुछ चेक करता है कॉन्ट्रैक्टर ने कैसे काम किया है, क्या काम किया है, किस क्वालिटी का काम किया है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है उसमें, उसके बाद ही वो बिल को अप्रूव करता है। तो जेई की ये पावर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये पावर जेई के पास होती है कि जेई शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट में साइट में जाके सब कुछ चेक करता है, उसके बाद ही वो बिल को अप्रूव करता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जेई का। ठीक है, और मैंने बता ही दिया है आपका 50 to 60% काम जो पीडब्ल्यूडी करती है वो शेड्यूल ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्ट में ही करती है। ठीक है, शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट का आइटम रेट में ही आता है, तो अगर कोई बोलेगा कि नहीं नहीं हम आइटम रेट में करें, कंफ्यूज मत होना, शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का ही एक सब पार्ट है। ठीक है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट मैंने बता दिया, हर आइटम के हिसाब से क्या क्या रेट्स है उसमें ऑलरेडी कोटेड रहेंगे, और उसमें शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा होता है जिसमें आपका शेड्यूल ऑफ रेट्स के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होता है और उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को काम करना पड़ता है, और फिर जैसा काम किया है उसने उसकी क्वालिटी के हिसाब से हम उसके बिल को अप्रूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, देखिए बेसिक पे ये सब आप पूछ रहे हैं, ठीक है बताता हूँ। बेसिक पे आपका 35,400 होता है जेई का। ठीक है, और इन हैंड तकरीबन 50,000 होता है जेई के पास। ठीक है, ये मैं गवर्नमेंट जेई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट जेई
ठीक है। 4,500 बेसिक होता है उसका, 50,000 के करीब उसका ग्रॉस सैलरी होती है। ठीक है, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे हम, पहले हम ये सब पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट। इन सम केसेस द कॉन्ट्रैक्ट कोटेड कॉन्ट्रैक्ट कोट लेबर रेट एट सम परसेंटेज अबव और बिलो द रेट्स प्रिवेलिंग इन दी। अभी लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये आपका जनरली जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है ना आपका, तो जैसे आपको समझ लो कि कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है एल, ठीक है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है एल, तो एल थोड़ी ना लेबर एम्प्लॉय करता है, वो क्या करेगा, वो एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कंसल्ट करेगा। ठीक है, जो एल को लेबर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जो एल को काम करने के लिए लेबर प्रोवाइड करेगी। जैसे समझ लो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, एल के साथ। ठीक है, तो ये तो बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो काम है, जो बिल्डिंग बनाने का काम है, उसके लिए एल एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट को कंसल्ट करेगी, जो एल को लेबर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, वो बोलेगा कि देखो यार, डेली शेड्यूल ऑफ रेट, मतलब शेड्यूल ऑफ रेट के हिसाब से अब हमने एनालिसिस ऑफ रेट में देखा था कि बेलदार हो गया, मेसन हो गया, एक दिन में काम करने के लिए कितने पैसे लेता है। तो डीएसआर के हिसाब से बोलेगा कि देखो यार, 50,000 तो टोटल लेबर कॉस्ट आएगी मेरी। ठीक है, उसमें 10% जोड़कर, ठीक है, 55,000 आप मेरे को दे देना। ठीक है, तो ये आपका लेबर रेट कॉन्ट्रैक्टर होता है। ठीक है, लेबर रेट बेसिस आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपका कॉन्ट्रैक्टर के साथ करता है। ये जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है वो बहुत, जैसे मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर हो गया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गया, तो उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो कि भाई लेबर का इतना पैसा लगना है, उसके 10% अबव मुझे पैसा आप दे देना। ठीक है, सिंपल, समझ गए आप? तो ये आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका है ट्रू रेट बेसिस। ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या है, पूरे काम का, पूरे काम का, चाहे उसमें लेबर हो, चाहे उसमें लेबर हो, चाहे उसमें मटेरियल हो, ठीक है, पूरा काम का मिलाकर कितना पैसा लगेगा। ये तब होता है जब आपका कॉन्ट्रैक्टर खुद ही सारा जुगाड़ करे, लेबर भी वही लाए, मटेरियल भी वही लाए, सब कुछ वही करे, तो वो आपका ट्रू रेट बेसिस होता है। ये आपका कम ही यूज होता है। ठीक है, मेनली आपके ये जो यूज होते हैं, और लेबर रेट आपको समझ, मैंने बता दिया आपको, लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपका ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, और बेसिकली आपके ये दो यूज होते हैं। इन सम केसेस द कॉन्ट्रैक्टर कोट द रेट्स ऑफ डूइंग वर्क सम परसेंटेज अबव और बिलो द ट्रू रेट। ट्रू रेट मतलब थ्रू, मतलब ये पूरा। बैंड के लोग 50 रुपए मिल गए, सही है। स्कोर। ठीक है, तो ट्रू रेट बेसिस आपको समझ गए। थ्रू मत थ्रू करना मतलब आप उससे निकल गए, मतलब आप वो काम करके निकल गए, तो उसको बोलते हैं थ्रू रेट। ठीक है, थ्रू रेट उसको बोलते हैं कि पूरे काम का कितना रेट है, उसके हिसाब से। जैसे आप समझ लो कि आपको सीधा बिल्डर ने बोल दिया कि भाई बिल्डिंग बनानी है, और हमें नहीं पता क्या आइटम लगेगा, क्या लगेगा, हमें नहीं पता। ठीक है, आप बताइए, तो वो बताएगा कि देखो जी, यहाँ पर बिल्डिंग बनाने का, आपको 2 मंजिलों की बिल्डिंग बनानी है, 2 मंजिलों की बिल्डिंग बनाने का रेट आपका 20 से 25 लाख है। ठीक है, इतना तो लगेगा ही लगेगा, तो आप सीधा सीधा ये इतने पैसे दे दीजिए मेरे को, मैं ये काम कर दूंगा। ठीक है, इसलिए ये बहुत कम यूज होता है, क्योंकि इसमें कंट्रोल कम है ना, आपको पता नहीं है कहाँ से आइटम्स ला रहा है, क्या आइटम लगा रहा है, कुछ नहीं पता आपको। ट्रू रेट बेसिस थोड़ा कम यूज होता है आपका। परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट और शेड्यूल ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्ट ही आपका ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट समझ गए क्या होता है, उसके टाइप समझ गए हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लमसम, लमसम में क्या है कि आपने, आपको सब कुछ पता है कि भाई बिल्डिंग कैसी बननी है, रूम कितने बड़े बनने हैं, बिल्डिंग कितनी हाइट की बननी है, क्या क्या आइटम लगना है, सब कुछ आपको पता है। ठीक है, और कितना पैसा लगना है वो भी आपको पता है, पूरा फिगर पता है आपको। आपको ये पता है बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला, कोई चेंज नहीं आएगा, सारा आइटम हमें टाइम पे मिल जाएगा, सब कुछ हमें टाइम पे मिल जाएगा। तो इसमें आप सीधा बोलोगे कि नहीं भाई, 50 लाख से 1 रुपए ऊपर भी नहीं लगने वाला हमारा। ठीक है, 50 लाख से ऊपर ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप सीधा बोलो कॉन्ट्रैक्टर को, ले भाई 50 लाख काम कर दे पूरा। ठीक है, तो इसलिए अभी बोला है ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, क्योंकि इतना कंट्रोल होना आइटम्स पे, उसके रेट्स पे, उसके खर्च पे, इतना कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसलिए लमसम कॉन्ट्रैक्ट जो होता है आपका, बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में होता है। ठीक है, और ये तब होता है, contract must include necessary condition to safeguard and protect the interest of government। मतलब ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट 50 लाख दे रही है और वो बंदा 20-25 लाख के खर्च में ही सारा काम कर दे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पैसे कम लगे ठीक है, बट ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी तो उसकी अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, है कि नहीं? आप मान के चल रहे हो कि भाई हमारा जो टाइल है वो सोमैनी का लगेगा, ठीक है, पर आपने वहां जाके देखा वो सोमैनी का नहीं लगाया, उसने किसी पप्पू कंपनी का लगा दिया।
ठीक है, तो ये सब कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें करना। और तब कॉन्ट्रैक्टर को आप ये नहीं बोल सकते कि भाई तूने इसका क्यों लगाया है, वो बोलेगा आपने तो बताया ही नहीं मेरे को, कोई आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं हमारा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हो कि भाई सोमैनी का ही टाइल लगाना है, मैं लगा दी पप्पू का, मेरी मर्जी। ठीक है, तो आप इसमें कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस बहुत होते हैं। ठीक है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट आप ये नहीं बताते हो कि भाई कौन सा आइटम लगानी है, क्या लगानी है, आप सीधा बोलते हो भाई इतने पैसे लगने हैं, काम करते हैं भाई इसमें। ठीक है, तो ये होता है लमसम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मतलब आइटम रेट प्लस लमसम, दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है कभी कभी। ठीक है, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट अ फिक्स सम इज एग्रीड अपॉन फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क बाय द कॉन्ट्रैक्टर। इन केस ऑफ एनी ऑल्टरेशन और एडिशन द पेमेंट इज मेड और डिडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल ऑफ रेट्स। मतलब आपका पहले तो बताएगा कि देख भाई 20-25 लाख का तो हमारे 20-25 लाख का तो बन जाएगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा ओके बना दूंगा मैं। ठीक है, अगर कल को डिजाइन में कोई चेंज आया, ठीक है, या फिर कोई एक्स्ट्रा आइटम हमें लगानी पड़े, ठीक है, तो उसमें हम उस जो एक्स्ट्रा आइटम है उसका हम डीएसआर में रेट देखेंगे। ठीक है, उसका हम डीएसआर में रेट देखेंगे, उसके हिसाब से जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हम कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, शुरुआत में लमसम था, शुरुआत में लमसम के हिसाब से हमने 20-25 लाख दे दिए। उसके बाद जब आपका किसी ऑफिसर ने बोला कि नहीं नहीं यार मेरे रूम में तो एसी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 1.5 का नहीं 2 टन का होना चाहिए, ठीक है, इंटरनेट 100 MBPS का नहीं 200 MBPS का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ चेंजेस आई वहां पर, तो उसमें आप क्या करेंगे, शेड्यूल ऑफ रेट से रेट निकालेंगे एक्स्ट्रा आइटम का या एक्स्ट्रा वर्क का, और वो जो एक्स्ट्रा पैसा है कॉन्ट्रैक्टर को और दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहले वो लमसम था और जो एक्स्ट्रा आइटम आया वो आपने डीएसआर से उसका रेट निकाल लिया, और फिर वो एक्स्ट्रा आइटम के लिए आपने आइटम रेट लगाकर उसको पैसे एक्स्ट्रा दे दिए। ठीक है, तो ये आपके टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमने 4 तरीके पढ़ लिए, परसेंटेज रेट, शेड्यूल ऑफ रेट, लेबर रेट बेसिस और ट्रू बेसिस। ठीक है, उसके बाद में क्या पढ़ा, लमसम कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमें ऑलरेडी पता है कि भाई 20-25 लाख ही लगने हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे, कॉन्ट्रैक्टर हमारा घर या हमारा बिल्डिंग बना देगा। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मैंने बता दिया, उसमें शुरुआत में पैसे देंगे और बोलेंगे कि कुछ भी एक्स्ट्रा लगा तो मैं पैसे उसके दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रोवाइडेड आप हमें बता दें कि भाई इस शेड्यूल ऑफ रेट से आपने उसका कॉस्ट निकाला है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुए। ठीक है, उसके बाद है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ये हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं, आपको एक लिंक भेजता हूँ, फटाफट ज्वाइन कीजिए, 10-15 मिनट का और बाकी है क्लास, उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, फटाफट आप उस सेशन को ज्वाइन कीजिए, उसमें अटेंडेंस भी होगी आपकी। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है वो क्लास करना। ठीक है, अटेंडेंस भी होगी आपकी, तो फटाफट उसमें आइए। चलिए फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और लमसम दोनों हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हम देख लेंगे। ठीक है, तो item rate contract advantages, this form of contract ensures a more detailed analysis of cost by the contractor and is more scientific। obvious सी बात है, more detailed मतलब हर आइटम के हिसाब से, हर आइटम के हिसाब से आपका कॉस्ट है। ठीक है, हर आइटम के हिसाब से आपका कॉस्ट है। ठीक है, तो इसमें कॉस्ट कंट्रोल आपकी बेटर रहेगी। ठीक है, आपको पता है कि पूरे काम में कौन से आइटम लगेंगे, जैसे फाउंडेशन का काम लगेगा, एक्सकवेशन का काम लगेगा, आरसीसी का काम लगेगा, स्टील का काम लगेगा, फिक्स का काम लगेगा, इलेक्ट्रिकल वायरिंग होगी, एसी लगेंगे, एसी के डक्ट्स लगेंगे, तो सब आइटम का आपका कॉस्ट डिसाइडेड है। तो अगर कल को कोई भी वेरिएशन आता है, आप ब्रिक्स में कोई अलग टाइप की ब्रिक्स यूज करने लग जाते हो, तो आपका सिर्फ कॉस्ट उसी आइटम में चेंज होगा, समझ रहे हो, तो उसमें आपका कॉस्ट कंट्रोल बेटर रहेगा। ठीक है, the contractor is required to quote rates for individual item of work and hence it is not easy to form a ring during the submission of tender and to allot work to one of the contractor without competition। इसका मतलब क्या है, हर आइटम के काम का हमें रेट कंपेयर करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्टर ए, जैसे कॉन्ट्रैक्टर 2 कॉन्ट्रैक्टर हो गए, एक हो गया राम, हो गया श्याम, तो राम कितने में कर रहा है आपका एक्टिवेशन और शाम कितने में कर रहा है आपका एक्टिवेशन, तो हर आइटम का आप कंपैरिजन कर सकते हो कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में। उसके बाद एक तगड़ा कंपटीशन हो सकता है उनके बीच में, समझ रहे हो, हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्टर ये वाले काम कितना लेगा। आपका पूरा घर बनाना है तो घर की फाउंडेशन में कितना कितना पैसा ले रहा है वो, एक्टिवेशन में कितना पैसा ले रहा है वो, कंक्रीटिंग में कितना पैसा ले रहा है, स्टील में कितना पैसा ले रहा है, वो सब पता है, तो इसलिए एक बहुत ही हेल्दी कंपटीशन होगा उनके बीच में। ठीक है, और आपको डिटेल में पता होगा कि कॉन्ट्रैक्टर अगर जीता है तो किस किस महीनों में जीता है वो, समझ रहे हो। ऐसे आप किसी भी दो स्टूडेंट कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे कि यार ये बंदा स्पोर्ट्स में अच्छा है, ठीक है, पर पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है,
बट ये बंदा पढ़ाई में इतना अच्छा है बट स्पोर्ट्स में इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये सब कंपैरिजन आप कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट को कंपेयर करने के, तो इसलिए एक बेटर रिजल्ट निकलेगा आपका कंपटीशन से, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हेल्प्स इन स्मूथ प्रोग्रेस एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क बिकॉज द अनवर्केबल रेटेड टेंडर में बी अवॉइडेड। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा काम हो, समझ लो समझ लो आपका 50 लाख का काम है, तो आपका 50 लाख का जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत सारे आइटम्स में, ठीक है। आइटम 1, आइटम 2, बहुत सारे आइटम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर कोई ऐसा काम हो जिसका जो रेट है वो अनवर्केबल है, मतलब वो काम नहीं हो सकता, ठीक है, तो हमको पता है कि एग्जैक्टली कहाँ पर वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है। ऐसे हम बोलेंगे कि यार ब्रिक वर्क में 2 लाख लगने हैं, और कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है सर जी मार्केट के हिसाब से 2.5 लाख से नीचे नहीं लगने वाला, तो वो एग्जैक्टली पता है कि वो प्रोजेक्ट कहाँ पर जाके रुक रहा है, वो ब्रिक वर्क में जाकर रुकेगा, ठीक है। इसलिए आप पहले से ही डिसाइड करके रखोगे कि कैसे हमें ये एक्स्ट्रा जो पैसा है 50,000 का, कैसे हमें कहाँ से जुगाड़ करने हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले ही अप्रूवल के लिए भेज देंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। जैसे जेई है, जेई को ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया कि भाई देख 2 लाख का काम है ब्रिक का, और मैं 2.5 लाख से नीचे नहीं करूंगा, पहले ही बता दिया अपने एई और डबल ई को, ठीक है। तो वो ब्रिक वक्त तक पहुंचने से पहले ही बता देगा वो आपको, ठीक है, कि अपने सीनियर्स को कि सर देखो ये लोग पहले ही बोल रहे हैं कि ब्रिक वक्त तक आते आते काम रुक सकता है, इसलिए पहले ही वो अप्रूवल ले लेंगे कि हाँ भाई ब्रिक्स का अप्रूवल लेना है, तो हो सकता है ब्रिक वक्त तक पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी अप्रूव हो जाए वो एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है। और इसमें क्या है, इंटरमीडिएट पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर द कंप्लीटेड आइटम इज मोर इजियर। मतलब कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि सर जी फाउंडेशन के बाद मुझे पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग पूरा बनाने के बाद मैं ऐसे पैसा लूंगा, फाउंडेशन तक कितना पैसा लगेगा वो मेरे को चाहिए पहले, उसके बाद ही और काम करूंगा मैं। तो ये करना ईजी है, हमें पता है कि फाउंडेशन में कितना पैसा लगना है, हम पहले से उस पैसे का जुगाड़ रखेंगे, पहले से ही उस पैसे का इंतजाम हमारे पास होगा, ठीक है। तो ये सब के एडवांटेजेस है आइटम रेट के, बहुत इजी से एडवांटेजेस है, आपको समझ में आ ही रहा होगा वो एडवांटेजेस है ये। डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। In this type of contract, there is always a loophole for a contractor to correct the rate in order to be a lowest tenderer. इसका मतलब क्या है, देखिए आप आज समझ लो पेट्रोल महंगा है, ठीक है, पेट्रोल पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि हो सकता है कल को आपका जो ब्रिक्स है, जो उसका ब्रिक्स है, ब्रिक्स का ब्रिक्स ये तो है नहीं दिल्ली में बनेगा ब्रिक्स, आपको समझ लो आपका कहीं झारखंड में ब्रिक्स बन रहा है, वहां से आपका ब्रिक आ रहा है ट्रक में, तो ट्रक पेट्रोल यूज करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिक्स का रेट बढ़ सकता है आगे जाकर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, अब उसको ऑलरेडी पता है कि ब्रिक्स का जो रेट है वो बढ़ने वाला है, और किसी और चीज का रेट है जो घटने वाला है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो घटने वाला है उसका रेट वो ऊपर कोट करेगा। समझ लो कि स्टील का रेट आज 50 रुपए है, कल वो होने वाला है 25 रुपए, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, वो 40 रुपए कोट कर देगा, 15 रुपए का मुनाफा होने वाला है उसको वैसे भी आगे जाकर, और जो ब्रिक्स का रेट है वो आज 50 है, कल 80 हो जाएगा, तो वो 50 ही कोट करेगा उसका, तो वहां पर जो उसको नुकसान होगा वो फायदा वो स्टील से करा लेगा, तो नुकसान और फायदा जो है उसका बैलेंस हो जाएगा। ये सब कुछ लूप होल्स है जो कॉन्ट्रैक्टर यूज कर सकता है, ठीक है। आप इस सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे वो ज्यादा आपको अच्छे से क्लैरिटी देगा। This type of contract is not always advantageous when the quantities of certain items are to be increased or decreased. It's like anticipation, मतलब उसने पहले भाप लिया कि कुछ कम होने वाला है या कुछ बढ़ने वाला है, ठीक है। By some source the contractor comes to know the items whose quantities are likely to be increased may quote high price for these items and similarly can quote low prices for items likely to be decreased। पर समझ लो कि पीडब्ल्यूडी ने सोच बोला कि हमारा 20 टन का स्टील लगने वाला है, ठीक है, 20 टन का स्टील लगने वाला है और 100 केजी ब्रिक्स लगने वाले हैं, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर को पता लगा कि यार ये 100 केजी जो है ना वो 125 केजी भी हो सकता है आगे जाकर, और जो स्टील है वो 20 की जगह 15 टन भी हो सकता है, वो कहाँ से पता लगेगा उसको, अगर कोई जान पहचान है पीडब्ल्यूडी में उसकी या फिर एक्सपीरियंस उसको पता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो कम होने वाला है उसके लिए तो वो कम रेट रेट बोलेगा, क्योंकि अगर 20 टन का 1,000 रुपए है, ठीक है, तो 15 टन का कितना होगा, 750 रुपए होगा, तो वो 750 रुपए किसके लिए कोट करेगा, 20 टन के लिए, बट एक्चुअली वो यूज किस लिए करेगा, 15 टन के लिए, उसको पता है कि आगे जाकर स्टील की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है, ठीक है। तो ये सब वो फेरबदल कर सकता है अपने टेंडर में, ताकि उसका जो कोट हो वो लोवेस्ट हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो लूप होल्स हैं, एक टाइप के लूप होल डिसएडवांटेज बोल सकते हो इसको, ठीक है।
बट ये तो आपका एक एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर ही कर सकता है। बट फिर भी ये सब गलतियां निकालना या ये सब उसकी चालाकियां निकालना या भापना बहुत आसान है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि आपको पता है किस आइटम में वो चालाकी कर सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये सब डिसएडवांटेज तो है, पर इसको पकड़ना इजी होगा इसमें, क्योंकि हमने इसमें हर एक आइटम के हिसाब से कॉस्टिंग निकाली हुई है प्रोजेक्ट की। ठीक है, प्रिपरेशन टू कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ टेंडर रिक्वायर्स मोर टाइम एंड थ्रू स्क्रूटिनी रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ टेंडर। मैंने कहा था हर आइटम के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे, हर आइटम के हिसाब से, ब्रिक वर्क के हिसाब से, कंक्रीटिंग के हिसाब से, स्टील के हिसाब से, फाउंडेशन के हिसाब से, तो ऑब्वियसली बात है कंपैरिजन करने में आपको टाइम लगेगा। अगर 6-7 कॉन्ट्रैक्टर्स ने आपको अपना कोटेशन दिया है, तो हर कोटेशन को, हर आइटम की कंपैरिजन करना आपको टाइम पड़ेगा उसमें, इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये। ठीक है, chances of rejection of such type of contract are more because of human error like overwriting and cutting and not doing the initial quoted rates by not doing the initial comparison of the quoted rates। का मतलब क्या है कि कभी कभी अगर किसी आइटम में आपका गलती से कॉन्ट्रैक्टर ने 1000 की जगह 10,000 लिख दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है उसी आइटम के हिसाब से अगर वो आइटम अगर बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल आइटम है, सबसे समझ लो कंक्रीटिंग में सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं कंक्रीटिंग में, तो कंक्रीटिंग में गलती से उसने 1000 रुपए की जगह 10,000 रुपए ओवरराइड कर दिया उसमें, ठीक है, कोई गलती हो गई, तो ऑब्वियसली बात है उसी आइटम के बलबूते पे पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा गलतियों के चांसेस ज्यादा है, इसलिए चेकिंग करने में हमें ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। ठीक है, इट रिक्वायर्स एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ऑल आइटम्स। ठीक है, ऑब्वियसली बात है अगर आपने 100 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग के लिए रेट दिया था कि भाई 100 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग करेगा तो उसके बाद हम तेरे को 10 लाख रुपए देंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आपको मेजर करना पड़ेगा साइट पे जाके कि 100 मीटर की कंक्रीटिंग हुई भी है कि नहीं। ठीक है, उसके 22 या 10 लाख रुपए दोगे, तो यही काम अगर जेई का होता है कि जब वो काम कर देता है पूरा, तो जेई को बहुत एक्यूरेटली मेजर करना पड़ता है साइट में जाकर कि भाई जितना ये कंक्रीटिंग या जितना ये ब्रिक वर्क का मेजरमेंट मेरे को लेकर आया है कि भाई इतना मैं काम कर चुका हूँ, क्या इतना काम इसने साइट पे किया भी है कि नहीं। तो इसलिए एक्यूरेट मेजरमेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए। ठीक है, तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का मेन डिसएडवांटेज क्या है? टाइम। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट है बट एक्यूरेट है। ठीक है, आपका पैसा वेस्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब लमसम कॉन्ट्रैक्ट, तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट में एडवांटेजेस क्या है? आपको पूरी कॉस्ट पता है, आपको पूरा पता है कि भाई 25 लाख से ज्यादा लगना ही नहीं बिल्डिंग बनने में, तो वो आपको पता है। द कॉस्ट ऑफ वर्क इज नोन बिफोर हैंड, डिटेल मेजरमेंट ऑफ वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि यार देख 20-25 लाख का ही काम होना है और उतने में ही कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, तो कितना मेजरमेंट कर लोगे आप? आपको पता है कि भाई अगर मेजरमेंट ना भी करूं तो भी मेरा 25 लाख ही लगना है ना, तो इसलिए इसमें डिटेल मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसमें टाइम बच गया आपका। Since there is difficulty in making intermediate payment to contractor, इसमें इंटरमीडिएट पेमेंट दोगे कैसे आप? आपने आइटम्स के हिसाब से ब्रेकअप दिया नहीं है कॉस्ट का, आपने बताया 25 लाख तभी मिलेंगे जब बिल्डिंग 5 मंजिलों की खड़ी हो जाएगी, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को बीच में कोई पेमेंट मिलने का चांस तो है नहीं, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर काम को फटाफट करेगा, वो जल्दी जल्दी 5 मंजिलों की बिल्डिंग बना देगा कि 5 मंजिलों बिल्डिंग बना दे और फटाफट 25 लाख उसके बाद हाथ में आ जाए। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इज मोर कन्वीनियंट। मतलब आप प्रॉपरली प्लान कर सकते हो कि हमें 5 मंजिलों की बिल्डिंग बनानी है, कितना टाइम लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, सब प्लानिंग आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसा आपको पता है कि 25 लाख ही लगने हैं, उससे ज्यादा लगने हैं नहीं, तो आपके पास ज्यादा कंट्रोल है प्रोजेक्ट के ऊपर। पर ये तभी होगा जब प्रोजेक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम है, हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये ज्यादातर पर्सनल कैपेसिटी में ही होता है। जैसे आपने कोई लैंड खरीद लिया, आपको कोई घर बनवाना है किसी बिल्डर से, तो ज्यादातर उसमें आपका लमसम कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, क्योंकि उससे आपको पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट में आपके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, तो उनके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चाहिए उनको, कैसा इंटरनेट चाहिए, कैसा एसी चाहिए, कैसे रूम्स चाहिए, तो वो बहुत डिफरेंट 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 आपकी चॉइस होते हैं लोगों के। इसलिए वहां पर गवर्नमेंट लंप सम कॉन्ट्रैक्ट जनरली नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट को एग्जैक्टली अपने रिक्वायरमेंट नहीं पता होते हैं बिफोर हैंड। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस, इंटरमीडिएट पेमेंट नहीं देंगे, है ना, नहीं दोगे, अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास कल को पैसे खत्म हो गए तो उसको पैसा कैसे दोगे, क्योंकि काम तो किया नहीं कंप्लीट उसने, तो इसलिए डिस्प्यूट होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, डिटेल ड्राइंग विद फुल इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकेशन एसेंशियल टू अवॉइड एंड डिस्प्यूट। मतलब
आपके ड्राइंग्स जो है वो बिल्कुल डिटेल होने चाहिए। मतलब ये नहीं है को थोड़ा बहुत पता है कि हाँ यार 8 बाई 10 का रूम बना देना, ऐसा नहीं है। 8 बाई 10 का रूम बना रहे हो, आपको उसमें कितना, आपको उसकी हाइट चाहिए, कितना हाइट चाहिए उसको, ठीक है, उसके दीवारें कौन से ब्रिक की बननी चाहिए, उसकी दीवारों में कैसा पेंट होगा, कैसा डिस्टेम्पर होगा, क्या क्या आएगा उस रूम के अंदर, कैसे कैसे फर्नीचर लगेंगे, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें डिटेल्ड ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, इंफॉर्मेशन सब कुछ एग्जैक्ट होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी होना मुश्किल है, गवर्नमेंट को ये तो पता नहीं होगा ना, वो भी तो होना मुश्किल है क्योंकि गवर्नमेंट सोचती रहेगी हाँ भाई ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है लमसम कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट एजेंसी कभी नहीं करती। आप समझ गए, लमसम कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? लमसम कॉन्ट्रैक्ट आपका पर्सनल कैपेसिटी में करते हैं लोग। ठीक है, जैसे आपको कोई घर बनवाना हो अपना, ठीक है, तो उसके लिए हम जनरली लमसम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप फटाफट अपनी अटेंडेंस दीजिए, उसके बाद हम क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, अटेंडेंस आर देयर। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिए। चलिए अटेंडेंस लिखिए, नेम, सीटी, रोल नंबर एंड बैच, तो लिखिए फटाफट। ठीक है, देखिए 25 लोग हैं, 25 अटेंडेंस ही आनी चाहिए मेरे पास। एक ज्यादा ही समझ जाऊंगा प्रॉक्सी आई है। ठीक है, तो वहीं पे मैं कैंसिल कर दूंगा उसका अटेंडेंस। ठीक है, फटाफट लिखिए, क्लास को खत्म करते हैं उसके बाद। चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। थोड़ा आज नेटवर्क इशू है, तो हो सकता है आपको रिकॉर्डिंग लेट मिले। ठीक है, तो कुछ चिल्लम चिल्ली नहीं मचानी क्लासरूम के अंदर, मिल जाएगा रिकॉर्डिंग टाइम पे। क्लास को एंड करते हैं। चलिए, बाय बाय, हैप्पी होली।